चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ का हम इससे ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस चीज़ को भी पढ़ें, चाहे कम टाइम के लिए पढ़े, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़े, फ्रीली माइंड होके पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा 9th-10th में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। ठीक है, बोल रहे हैं अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ क्या है। वे सारी प्रत्येक वस्तु जिनका एक निश्चित आकार, आयतन और बनावट है, या हम आम भाषा में कह सकते हैं कि एक स्पेस ऑक्युपाई करता है या एक जगह घेरता है। बोल रहा है जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास नज़र आती हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, बादल हो, तारे हो, रेत के छोटे से छोटे कण हो, वे सभी क्या है? पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है एक वेट होता है। किसी न किसी भी चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका क्या होता है? एक द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, और ये कुछ स्थान घेरती है, यानी क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि बलून्स में जो हम लोग हवा भरते हैं, हवा तो खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं पड़ता, और हम उसको कैसे कहें कि वो एक निश्चित आकार या आयतन लेता है। जब हवा को हम एक स्पेसिफिक शेप और साइज़ के बलून में जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, भरते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक निश्चित क्या लेता है? आकार ले लेता है। इस तरह से हम समझते हैं कि जितनी भी दुनिया में पदार्थ है जो हमें आँखों से दिखाई देती है, जिनका कुछ न कुछ निश्चित आयतन होता है, आकार होता है, वे सभी क्या होंगी? पदार्थ होंगी। बोल रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कितने तत्वों में वर्गीकृत किया है? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से 5 मूल तत्व हैं? आइए जानते हैं। और उन सभी 5 मूल तत्वों को क्या नाम दिया गया? पंचतत्व नाम दिया गया है। चलिए पंचतत्वों के बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। वो कौन कौन से 5 तत्व थे उनके बारे में हम लोगों को जानना है। बोल रहा है ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु यानी एयर, पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि यानी आग हीट, जल यानी वाटर, आकाश यानी स्काई। ये जितने भी ये 5 दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 चीज़ों से मिलकर क्या बनी हुई है? जितनी भी प्रत्येक वस्तु दुनिया में है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कहते हैं कि उन दार्शनिकों के अनुसार इन्हें पंचतत्व से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, यानी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सारी वस्तुएं क्या है? इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर बनी हुई है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा। बोल रहा है भौतिक मतलब और रासायनिक मतलब। भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है, और रासायनिक का मतलब है केमिकल। आधुनिक यानी मॉडर्न साइंटिस्ट ने जितने भी पदार्थ हैं यानी मैटर है, उनको 2 हिस्से में बांटा। पहला तो फिजिकल और दूसरा केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक। चलिए जानते हैं आगे। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। भौतिक यानी उसका फिजिकल क्या होगा? फिजिकल का आप समझने का एक मिनट समझ लीजिए कि फिजिकल मतलब ऊपरी बाहरी बनावट को हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल कहेंगे। फिजिकल के आधार पर हम लोग जानेंगे। चलिए अब नोट्स में देखते हैं। पदार्थ वे सभी वस्तु जो हमारे आसपास दिखाई पड़ती है अथवा उनका कुछ आयतन और आकार होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पदार्थ। आगे प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। भौतिक यानी उनका फिजिकल। चलिए बोलते हैं कि पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं? तो कणों से बने होते हैं। कण क्या होते हैं? पदार्थ का वो सबसे छोटा इकाई जिन्हें हम क्या करते हैं? खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम लोग कण कहते हैं।
बोल रहा है बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में हम दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा की यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत कण है या ये क्या है, कणों से मिलकर बने, यानी क्रियाकलाप को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक 100 ml बीकर लीजिए और उस बीकर में क्या कर लीजिए, जल को आधा भर लीजिए और जहाँ तक आपने उसको भरा है उस पर एक निशान लगा लीजिए। अब उसमें क्या करना है, नमक या चीनी दोनों में से कोई एक लेना है और उसको घोलना है। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच आप जब उसमें घोलेंगे तो देखेंगे जल के स्तर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये नमक और शक्कर जो है वो जो जल में हम लोग मिलाएं, मान लीजिए कि इस तरह का बीकर हम लोग लिए थे, इसमें जो हम लोग जल और नमक को घोले थे, तो इसका अगर लेवल नहीं बढ़ा है, अगर ये मार्क हम लोग लगाएं, इसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ा, तो वो नमक और चीनी गया कहाँ। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ के क्या होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक और शक्कर अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र 10.1 में दर्शाया गया है। 10.1 नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। देखिए, पानी लिया गया था, मार्क लगाया गया था, चीनी या नमक को हम लोग घोले, जब घोलने के बाद भी उसका लेवल क्या हुआ, नहीं बढ़ा। इससे हमें यह पता चलता है कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगर रिक्त स्थान, खाली स्थान नहीं होता कणों के बीच में, तो वो नमक और चीनी जो हम लोग पानी में घोले उसका लेवल क्या होता, बढ़ता, यानी उसका स्तर जो होता वो बढ़ जाता। अब देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं इनको जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। वो क्रियाकलाप क्या कहता है, देखिए, बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उनके 2 या 3 क्रिस्टल लेने के लिए। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पानी में घोलने के बाद पिंक इन कलर हो जाता है, पिंक इन कलर होता है। पोटेशियम परमैंगनेट को बोल रहा है कि एक 100 ml पानी में उसको क्या करना है, घोलना है। जब उसको हम लोग घोलेंगे तो उससे क्या करना है, 10 ml, देखिए यहाँ 10 ml को उठा के हमको क्या करना है, दूसरे बीकर में डालना है। फिर से 10 ml को क्या करना है, हमको अगले बीकर में डालना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेके एक बीकर में डालेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि जितने बार भी हम लोग टेस्ट ट्यूब से क्या कर रहे थे, अगले बीकर में डालते जा रहे थे, उसके बावजूद भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर है वो हमको 5वें बीकर में भी नज़र आएगा। अगर बीकर को हम लोग 1 2 3 4 5 नाम दें तो 5वें बीकर में भी हमको क्या होगा, उसका कलर पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या होगा, कलर हम लोगों को दिखाई देगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, अपने रंग को हल्का करते जाएगा, यानी लाइट इन कलर होते जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, फिर भी उसका जो पिंकिश इन कलर है वो नज़र आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं, यानी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उसे बार बार हम लोग टेस्ट ट्यूब से बीकर में डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसका कलर जो है उसमें नज़र आ ही रहा है। बोल रहा है यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से अपने पानी में बहुत अधिक मात्रा में 1000 लीटर भी रंगीन हो सकता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं और अंततः ये क्या करते हैं, चलिए देखते हैं अंततः क्या करते हैं। अंततः ये एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। बोल रहा है कि एक निश्चित छोटा होने के बाद वो कण क्या होंगे, छोटे भागों में और विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 लीटर अगर आप डेटॉल को लीजिए और उस क्रियाकलाप को दोहराइए, तो डेटॉल का जो स्मेल है, ठीक है, उसको तनुकृत कर रहे हैं, यानी बार बार उसमें पानी मिलाने के बाद भी उसकी जो महक है, उसकी जो परफ्यूम है, उसकी जो सेंट है, वो हम लोगों को क्या होगी, आएगी। बोल रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला
कि पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण क्या होते हैं, अत्यधिक छोटे होते हैं। बोल रहा है पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, पदार्थ के अगर कण हैं तो उनकी क्या क्या गुण होंगे, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान खाली होता है। पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग नमक और चीनी वाला किए, उसमें हम लोग देखे कि पदार्थ, जब हम लोग पानी में नमक और चीनी को घोल रहे थे तो पानी का स्तर जो है, पानी अगर इस तरह से हम लोग लिए हुए थे तो पानी का स्तर जो है वो ऊपर क्या कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था, यानी उसका जो लेवल था वो क्या था, मेंटेन था। इससे ये पता चलता है कि चीनी और नमक के कण जो है पानी में जो रिक्त स्थान थे उन रिक्त स्थान में पूरी तरह से क्या हो गया, घुल गया। चलिए नोट्स को देखते हैं। पदार्थ के कण के अभिलक्षणिक गुण क्या क्या है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान खाली होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे गतिशील होते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल होगा, हम कैसे मान ले मैम कि कोई भी कण जो है वो चल रहे हैं, गतिशील होने का मतलब क्या, वो मोशन में है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आयरन का एक रॉड ले लीजिए, ठीक है, आयरन का इस तरह से एक रॉड ले लीजिए और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, यहाँ से उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो देखिएगा आयरन का अगर ये ए पार्ट है और ये बी है, तो जब ए को हम लोग हीट करेंगे तो कुछ देर में क्या होगा, ये जो बी पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कुछ देर में क्या हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील है। अगर ये गतिशील नहीं होते तो ये एक जगह से हीट को दूसरी जगह पे कैसे पहुंचाते। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है वो क्या है, इस तरह से कणों से मिलकर बने हैं और अगर उसका एक ही हिस्सा को हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं यहाँ से, तो उससे क्या हो रहा है कि ये कण जो है गतिशील करके और वाइब्रेशन के मोड से इस तरह से गतिशील करते 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 क्या कर रहे हैं, लास्ट के पार्ट तक भी क्या कर रहे हैं, वो हीट हो जा रहे हैं। बोल रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं मतलब अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन कैसे इनमें है, कैसे हम इस चीज़ को पता करेंगे, आइए क्रियाकलाप से देखते हैं। चलिए क्रियाकलाप 8.1 बोल रहा है एक थाली में जल को लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह ना कटने का क्या कारण है। मान लीजिए एक इस तरह से आप पॉट ले लिए, इसमें पानी ले लिए, अब बोल रहा है पानी को क्या कीजिए, इस तरह से काटने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कि पानी क्या होगा, कटेगा नहीं। इससे क्या पता चलता है कि जल के जो कण हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आकर्षण की वजह से ही हम जल में चाहे कितनी बार उंगली को क्या करें, घुमाएंगे, वो हमें कटा हुआ नहीं नजर आएगा। जैसे हम किसी भी सब्जी को काटते तो वो दो हिस्से में हो जाता है ना। आप पानी की धारा को काटने का प्रयास कीजिए किसी भी बर्तन में रखें तो वो कटेगा नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से आकर्षण से जुड़े होते हैं। बोल रहा है उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। बोल रहा है ये आकर्षण बल जो होता है ना वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है, गैस में अलग होता है। ये आगे डिस्कस करेंगे। ठोस, द्रव, गैस क्या है, 3 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। तो बच्चे मैंने बताया कि पदार्थ वैसे वस्तु होते हैं जो जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, वो जगह घेरते हैं, निश्चित आयतन और आकार होता है। कुर्सी आयतन और आकार होता है। वायु, स्नेह, फीलिंग्स नहीं हो सकती है। गंध होगी क्योंकि उनमें क्या होगी, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के जो हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं तो उससे हमें सुगंध आती है। घृणा फिर से फीलिंग है जो दिखाई नहीं देती है। बादाम पदार्थ होगा, विचार पदार्थ नहीं होगा। शीत, पानी की ओस की बूंदों को हम लोग शीत बोलते हैं, ये भी एक पदार्थ है। नींबू पानी भी पदार्थ है। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध भी पदार्थ है क्योंकि इत्र क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पदार्थों से, कणों से मिलकर बने होते हैं जो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, फैलते हैं, जिससे हमें सुगंध हम लोग सुगंध को लेते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। बोल रहा है कि इनका क्या कारण है। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके
नाक तक पहुंच जाएगी कि खाना कहीं पक रहा है। लेकिन ठंडे खाने की महक आपको आसपास से भी नहीं आपको सुगंध उसकी मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? गर्म खाने से क्या होता है, वाष्पीकरण जो होते रहता है, खाने का जो गंध है, खाना जब हम लोग पकाते हैं तो उससे क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं खाने का, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे वायुमंडल में फैलते हैं और ये जब गर्म होता है, हीट होता है, तो तेज़ी से क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसके वजह से गर्म खाने का स्मेल हम लोगों को क्या होता है, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि खाना क्या पक रहा है। लेकिन ठंडे खाने में क्या होता है, खाने के कण जो होते हैं वो वाष्पीकृत नहीं होते, वाष्पीकृत नहीं होते तो हमारे वायुमंडल में नहीं पहुंचते, वायुमंडल से एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाते हैं। इसके वजह से बोल रहा है स्विमिंग पूल में गोताकार यानी स्विमर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कण का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। बोल रहा है पूल में गोताकार जो है वो पानी को काट पाता है, जब वो स्विमर स्विम करता है तो उसके बीच से वो गुजर पाता है। तो ये बता रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, अगर खाली स्थान नहीं होता तो वो आसानी से तैर नहीं पाता। पदार्थ के कण की क्या विशेषता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है कि कणों के बीच में आकार जो होते हैं कणों के, वो उनके बीच में रिक्त स्थान खाली होता है पहला, और दूसरा पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। अब पढ़ना है पदार्थ की अवस्था। अवस्था का मतलब जानेंगे हम लोग। सबसे पहले अवस्था क्या होता है, स्टेट, कौन कौन से स्टेट में पाया जाएगा। तो पदार्थ जो है बच्चे वो 3 अवस्था में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नोट से कि कौन कौन सी वो 3 अवस्थाएं हैं और उनके क्या क्या अभिलक्षणिक गुण हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले हम लोग को जानना है ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था, ठोस को क्या बोलते हैं बच्चे? सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड ठोस अवस्था का एक एग्जाम्पल है लकड़ी यानी वुड, जिसको हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। अब सॉलिड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि सॉलिड होता क्या है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सॉलिड के कण जो होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। उनके बीच में जो स्थान होता है, रिक्त स्थान जो होता है, वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। यही रीज़न है कि सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम लोग हाथ से बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो उतना ही तेज़ी से हम लोगों को क्या करता है, अपोज करता है, उतना ही तेज़ी से हमारे हाथों में चोट लगता है। लेकिन थोड़ा सा लिक्विड में जाते हैं मैम, लिक्विड यानी क्या होगा, द्रव। लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड के जो कण होते हैं ना, उनमें क्या होता है, थोड़े थोड़े ज़्यादा रिक्त स्थान खाली होते हैं। इसीलिए स्विमर जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, गोताकार क्यों पानी को काट पाता है, क्योंकि द्रव के बीच में ना रिक्त स्थान, जो कणों के बीच में ये जो स्थान नज़र आ रहा है ना, वो अधिक मात्रा में होता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, पानी को बहुत आसानी से हाथों से क्या करते हैं हम लोग, उनके बीचों में हाथ को, अपने हाथ पैर को चला सकते हैं पानी के बीच में। लेकिन क्या लकड़ी के बीच में आप क्या कर सकते हैं, हाथ को चला सकते हैं क्या, या उंगली डाल सकते हैं क्या उसमें? पानी में आसानी से उंगली डाल सकते हैं कोई भी चीज़ को। पानी में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है। लेकिन सॉलिड में यही फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। फोर्स यानी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बल बहुत अधिक लगाना पड़ता है। यही बल का उपयोग हम लोगों को लिक्विड में कम करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। इसका एक निश्चित आकार होता है। कोई भी जो भी वस्तु होगी ठोस, उसका क्या होगा, एक निश्चित आकार होगा। बोल रहा है ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। निश्चित और स्थिर आयतन होता है। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। उसका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। यानी अगर वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर ही होगा, अगर वो स्क्वायर में है तो वो स्क्वायर इन शेप ही होगा, अगर वो स्फेरिकल है तो वो स्फेरिकल ही होगा। यानी अगर उसका एक क्या होगा, आयतन और आकार जो है दोनों निश्चित होगा। इनकी संपीड़िता नग्न है। संपीड़िता का मतलब होता है कंप्रेस करना, यानी दबाना। जब इसको हम लोग दबाएंगे कंप्रेसर के नीचे या कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो देखिएगा कि वो दबेगा ही नहीं, ना के बराबर दबेगा। इसीलिए इसको कहा गया नग्न। नग्न मतलब ना के बराबर। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ होना यानी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ठोस होते हैं। नाम से ही है ठोस। दृढ़ मतलब सख्त होना। चलिए अब अगली अवस्था को हम लोग देखते हैं।
अगली अवस्था है द्रव। देखते हैं अगली अवस्था है द्रव। द्रव मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड यानी जितने भी तरल पदार्थ हैं जो तैर सकते हैं, जितने भी क्या होंगे, तरल पदार्थ हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, जितने भी तरल पदार्थ होंगे उनको क्या कहेंगे, लिक्विड। बोल रहे हैं द्रव होते हैं कैसे, तरल होते हैं, उनमें क्या होता है बहाव, जैसे पानी नदी में बहती है ना, अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या होती है, वो बहती है। बोल रहा है द्रव का स्थिर आकार नहीं होता। जैसे स्थिर आकार नहीं होता, जैसे मैम मान लीजिए कि ये एक बर्तन रखे हैं और उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो इस बर्तन का आकार हो जाएंगे। मान लीजिए कि इस तरह से हम रखेंगे तो इस आकार का ले हो जाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग अगर घड़ा में रखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो घड़े के आकार का हो जाएगा पानी। तो इसका एक क्या होता है, स्थिर आकार नहीं होता है। बोल रहा है वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। आयतन यानी वॉल्यूम, इसका निश्चित क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर इसमें भी हम लोग 1 लीटर पानी को डाले हैं तो इसमें भी जो होगा वो 1 ही लीटर पानी होगा, इसमें भी क्या होगा, 1 ही लीटर पानी होगा, यानी इसका एक निश्चित आयतन होगा। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी अगर द्रव को हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ना के बराबर नहीं होगा, कुछ हद तक होगा, सॉलिड से कुछ हद तक होगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा गैसियस। गैसियस को हिंदी में भी गैस ही बोलते हैं, गैसीय अवस्था। बोल रहे हैं गैस में बहाव होती है। अब हम कैसे जानेंगे कि गैस में बहाव होती है, मान लीजिए कि हम यहाँ कुछ परफ्यूम्स को क्या कर दिए, छिड़क दिए, और आप इस जगह पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, परफ्यूम को इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पे जब आप खड़े होंगे तो कुछ देर में ये परफ्यूम का जो स्मेल है वो आपके तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो हमें इससे पता चलता है कि गैस में क्या होता है, बहाव होता है, जो एक जगह से क्या होते हैं, दूसरे जगह आसानी से गैस पहुंच जाते हैं। सबसे अधिक तेज़ी से जिस चीज़ में बहाव होता है वो है गैसियस। गैसीय अवस्था में कोई भी वस्तु आसानी से बहुत तेज़ी से क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बोल रहे हैं कि गैस में संपीड़न बहुत अधिक होता है, यानी गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है बच्चे, यानी सबसे ज़्यादा क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग गैस का सिलेंडर, देखते हैं ना, गैस का जो हमारा सिलेंडर होता है इस तरह से। ठीक है, सिलेंडर में जब हम लोग क्या करते हैं, गैस को भरते हैं। ठीक है, तो जब हम गैस का नोज़ल खोलते हैं तो गैस बहुत तेज़ी से एक जगह से भागता है दूसरी जगह। इसके पीछे है कि हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ गैस का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है और वो बाहर की तरफ जाता है क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन बहुत है। जब आप गैस की टंकी को हाथ से उठा के बजाएंगे ना तो आपको क्या होगा, वो पानी की तरह आवाज़ आएगा। हम लोग गैस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, बहुत ज़्यादा उस पर क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करके, प्रेशर डाल के उसको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, वो गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को वो पानी की तरह लगता है, लेकिन वो पानी की तरह होता है नहीं, द्रव अवस्था में होता नहीं, वो गैसीय अवस्था में होता है। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसको कर सकते हैं, गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। बोल रहा है गैस की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, यानी इनका क्या होगा, कोई भी निश्चित आकार नहीं होगा, ना ही इसका कोई निश्चित आयतन होगा, यानी हम इसको नहीं नाप सकते हैं, नहीं तोल सकते हैं। गैसीय अवस्था में जो भी वस्तु होंगी, बहुत सारे गैसेस हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप तोल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले की तरफ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अगर अभी हम लोग पढ़े कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो 3 अवस्था होती है। तो इन तीनों अवस्थाओं को सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम लोग बोलेंगे ठोस, द्रव और गैस, ये जो तीनों अवस्था में वस्तु पाई गई, बोल रहा है इनकी अवस्था में क्या परिवर्तन हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक एग्जाम्पल लिए हम लोग कि पानी जो होता है उनकी कितनी अवस्थाएं होती है, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से, तो ठोस, द्रव भी होता है
और गैस भी होता है। तीनों अवस्था में पानी पाई जाती है। ठोस बर्फ के रूप में पाई जाती है बच्चे, द्रव पानी के रूप में, और गैस वाष्प के रूप में। अब कैसे हम लोग जानेंगे कि इनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? तो इनकी अवस्था में परिवर्तन करने का दो तरीका है। दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तन कर सकते हैं इसकी अवस्था में। कैसे? पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बच्चे, टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान, तापमान में परिवर्तन करने से क्या होगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा। पहला टेम्परेचर था, और दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा होगा प्रेशर। दूसरा क्या होगा बच्चे, प्रेशर। प्रेशर यानी दाब, प्रेशर का हिंदी होता है दाब, यानी दबाव डालने से। और पहला मैंने बताया था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यानी तापमान। चलिए देखते हैं कि कैसे प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है अवस्था को यानी स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अवस्था में कैसे ये परिवर्तन कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं तापमान के बारे में कि टेम्परेचर क्या अपनी भूमिका निभाता है तापमान को परिवर्तन करने में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है वो द्रव अवस्था में कब होता है, जब वो रूम टेम्परेचर पे होता है, यानी अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब ये होगा तो ये द्रव अवस्था में होगा। पानी ठोस अवस्था में कब होगा, जब इसका टेम्परेचर हम लोग क्या करेंगे, डाउन में ले जाएंगे, यानी क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, माइनस में ले जाएंगे, यानी -1 -2 या 0 डिग्री के ताप पर ये क्या हो जाएगा, पानी जो है वो ठोस अवस्था में होगा। ठोस कब बनेगा, वो जब ये बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ बनने के लिए इसके तापमान की ज़रूरत कितनी होगी, 0 से लेकर जितना ये माइनस में जाएगा ये बर्फ़ बनता जाएगा। अब द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, मैम गैसीय अवस्था में कब जाएगा, गैस कब बनेगा पानी, पानी गैस जब बनेगा जब इसको हम लोग उबालेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग गैस को, पानी को उबालेंगे तो ये क्या होगा, अपनी अवस्था को पानी से चेंज करके किस में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में, जिसको हम लोग बोलते हैं जलवाष्प। जलवाष्प, यही जो वाष्प है वो 100 डिग्री तापमान में बनेगा। अब हम लोगों को जानना है टेम्परेचर के बारे में कि तापमान परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को 2 स्केल को पढ़ना है। टेम्परेचर चेंज करने इसमें पढ़ना है चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सेल्सियस। सेल्सियस में टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएगा, और केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाएगा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए जानते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है बच्चे, 273 केल्विन। चलिए एक मैथमेटिकली इसको समझते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं x = 2, तो 2x = क्या होगा, 2 × x, या ऐसे लिख सकते हैं मैम, क्या आम भाषा में मैम 2 को क्या करेंगे, x में जोड़ देंगे। यही चीज़ यहाँ पे भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। सेल्सियस टू केल्विन में चेंज करने के लिए 0 डिग्री C से केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होगा, 0 डिग्री C बराबर होता है 273 केल्विन। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री C में ऐड करेंगे कितना, 273 को, तो ये कितना हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग एडिशन करेंगे। कितना का एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे मैम, 273 को जोड़ेंगे, 273 को जोड़ेंगे। जितना भी सेल्सियस दिया हुआ रहेगा उसमें कितना ऐड करेंगे, 273। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग को केल्विन में बदलना है कि कितना केल्विन होगा,
तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सीधे 25 में हम लोग 273 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 298 केल्विन। ये 25 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 298 केल्विन होगा। यही तापमान में परिवर्तन करने के लिए सेल्सियस से केल्विन में बदलना, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 278। लेकिन अगर हमको क्या करना है, केल्विन से सी में बदलना है, तब क्या करना होगा, 273 हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे बच्चे, यानी घटाएंगे। किसमें घटाएंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग कि मैम मेरा दिया हुआ है 300 केल्विन, इसको हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 300 में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सीधे हम लोग 273 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेल्सियस में होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 27 डिग्री से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। NCERT में क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है और 2 है एक्सरसाइज का, वो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। ये आप लोग करोगे। किसी तरह का कोई सा भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रेशर, दाब में परिवर्तन करने से जो, और वाष्पीकरण बच्चे, जिसको इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वाष्पीकरण उसको प्रभावित करने वाले कारक जो है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।